1 करोड़ 80 लाख। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ 80 लाख रुपए शेयर मार्केट में डुबा दिया। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा शौक पता किस बात पर लगा, कि ये घटना होने के बाद ना एक्सपर्ट्स की लाइन लगी सोशल मीडिया पर कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो, या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग मत करो। कोई बोल रहा है कि स्टॉक मार्केट तुम्हें बर्बाद कर देगा, और कई तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि अगर तुमने 1000 2000 कमाना है तो आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग करो, लेकिन अगर वेल्थ बनानी है तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाओ। जैसे अभी आप इन भाई साहब को सुनो, इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर क्या बोला। दोस्तों, आप सबको मैं हर वीडियो में कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो करना, एसआईपी करना हो करना, चाहे मत करना, लेकिन इस बाजार में आप ट्रेडिंग मत करना। खास करके आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना। यह एक ऐसी लत है, जब आप इसमें घुसोगे तो डूबते ही जाओगे और इससे बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। एक और बात दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको कुछ हजार या कुछ लाख कमाना है तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, आप ट्रेडिंग करो, चाहे आप जो मर्जी करो। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, जीवन में बड़ा पैसा बनाना है, अपने गोल को अचीव करना है, तब आपको म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना ही होगा। अब सच बताऊं, ये सुनकर ना मुझे बहुत गुस्सा आया। और मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात पे नहीं आया कि उन्होंने म्यूचुअल फंड की तारीफ कर दी। मैं खुद एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मुझे म्यूचुअल फंड से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये है कि एक दुर्घटना होने के बाद, एक दुखद हादसा होने के बाद पूरी स्टॉक मार्केट को ही विलन बना दिया। आज मैं शायद कुछ ऐसी बात बोलने वाला हूं जो शायद हर बंदे को पसंद ना आए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाते हो या लगाने की सोच रहे हो, तो आज की वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज हम इमोशंस नहीं लॉजिक की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार राजा। मैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, डायरेक्ट इक्विटीज और कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ काम करता हूं। मेरा टारगेट ये है कि लोगों को फाइनेंशियल मिस्टेक से बचाना, उनकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना और उनकी वेल्थ क्रिएट करने के अंदर हेल्प करना। अगर आप भी चाहते हो अगले 10-15 साल के अंदर अपनी वेल्थ क्रिएट करना, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना और अपने पैसों को सही डायरेक्शन देनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। अब बात है ये महाराष्ट्र के केस की, जहां पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का एक प्रिंसिपल को, एक स्कूल के प्रिंसिपल को लॉस हुआ। वहां पर उन्होंने वो लॉस ना सहन करते हुए उन्होंने अपनी अपनी वाइफ की और दोनों बच्चों का, मतलब ये समझ लो कि उन सब ने मिलके जो है वो सुसाइड कर लिया। और ये जो महाराष्ट्र में हुआ ना, ये बहुत ही दुखद घटना थी। किसी भी फाइनेंशियल लॉस से ज्यादा ना इंसान की जान होती है। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस घटना से ना गलत लेसन निकाल लिया, और ऊपर से काफी सारे एक्सपर्ट्स ने आकर उस जो गलत लेसन निकाला ना, उसको और तूल दे दी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी था। लेकिन मेरे हिसाब से ना प्रॉब्लम ट्रेडिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 1 करोड़ 80 लाख का लॉस ना एक दिन में नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि आज उसने सुबह सुबह जो है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगाए और शाम तक उसका सारा पैसा जो है वो खत्म हो गया। क्योंकि ऐसे लॉसेस ना एक प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं। शुरुआत होती है छोटे प्रॉफिट से, पहले कुछ हजार बनते हैं, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर पोजीशन साइज बढ़ता है, फिर एक बड़ा लॉस होता है, फिर इंसान सोचता है कोई बात नहीं, कल रिकवर कर लूंगा, और वहीं से रिकवरी ट्रेडिंग जो है वो शुरू होती है। फिर और बड़ा ट्रेड, और बड़ा लॉस, और फिर उसके बाद और ज्यादा बड़ा रिस्क, और फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ना इंसान मार्केट से नहीं अपने इमोशन से हारने लगता है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक चीज जो है ना, ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं होती, हर जगह पर होती है। रियल एस्टेट में भी होती है, क्रिप्टोज में भी होती है, बिजनेसेस में भी होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई आदमी रेस्टोरेंट खोलकर फेल हो जाए तो क्या रेस्टोरेंट बिजनेस गलत है? अगर कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगाकर लॉस कर दे तो क्या रियल एस्टेट खराब हो गया? या अगर कोई स्टार्टअप फेल हो जाए तो क्या बिजनेस करना ही गलत हो गया? नहीं ना। तो फिर जब कोई ट्रेडिंग में फेल होता है तो पूरी स्टॉक मार्केट को विलन क्यों बना दिया जाता है? देखो, मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मेरे पास आज जब कोई बिगनर आता है ना, कोई कहता है कि भाई मैंने को पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे आज तक इस मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उसे हमेशा एसआईपीज या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आप बिल्कुल मत सीखो। मैं पर्सनली राय पता क्या देता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए लेकर आ रहे हो ना, तो 90,000 आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाओ, और 10,000 रुपए आप डायरेक्ट इक्विटी का अपना डीमेट अकाउंट जो है वो खोल के और उसके अंदर अपना ट्रेड करो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए डुबोगे ना। देखो, हर चीज को सीखने के लिए ना एक फीस लगती है, और साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। इंजीनियर जो है वो पहले दिन ही इंजीनियरिंग नहीं करने लग जाता, उसके लिए भी उसको पहले 4 साल का प्रोसेस जो है वो निकाल कर आना पड़ता है। डॉक्टर जो है वो डॉक्टर भी, आजकल एमबीबीएस डॉक्टर को कौन ही समझता है, क्या ही समझते हैं। नॉर्मली डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई ये एमडी होना चाहिए। डॉक्टर जो है ना वो पहले 5 साल की पढ़ाई करके, उसके बाद कुछ इंटर्नशिप वगैरह करके, इतनी पढ़ाई करने के बाद लगभग लगभग 10 साल निकालने के बाद जब वो एमबीबीएस करके अपनी एक अपना क्लिनिक खोलता है ना, तब भी लोग क्या कहते हैं, नहीं यार इसको एक्सपीरियंस नहीं है, हम तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाएंगे, और ये तो सिर्फ है भी एमबीबीएस। तो इतना फर्क जब है आता है ना, जब वो 10 साल उसने डॉक्टर बनने में, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना भी कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन उस 10 साल उसने एमबीबीएस डॉक्टर बनने में, या 8 साल जो भी निकाले ना,
वो भी उसकी लर्निंग थी, और उसके बाद भी उसकी वैल्यू जो है वो इतनी नहीं की जाती। तो हर चीज को ना सीखने का, समझने का एक टाइम होता है, उसके लिए हमारे को थोड़ा सा अपनी साइड से पैसे भी देने पड़ते हैं और थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि 90,000 रुपये आप लेकर आओ, 90% पैसा आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डालो, लेकिन 10% पैसा अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि अगर आप टाइम दे सकते हो मार्केट को, तो आप 10% से उससे सीखो। पहले उस 10,000 को 20,000 करो, 25,000 करो, 30,000 करो। फिर जब आपको लगेगा ना कि हाँ भाई अब मैं यहाँ पर एक अच्छा मतलब रिटर्न बना रहा हूँ, और साथ साथ आप इसके साथ कंपेयर भी करो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी, कि वहां पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है और यहाँ पर आपने कितना टाइम वेस्ट जो है किया, या आपने कितना टाइम यहाँ पर लगाया, उसके बाद आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। दोनों को कंपेयर करो और उसके बाद रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने नजर आ जाएंगे। या तो होगा कि म्यूचुअल फंड के रिजल्ट आपको बिना टेंशन के आराम से मिल रहे होंगे, या स्टॉक मार्केट में आप थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को बीट कर रहे होंगे। तो दोनों में से जो रिजल्ट्स आएंगे उसके हिसाब से आप आगे की अपनी पोजीशनिंग या अपने आगे का इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हो। और अगर बिल्कुल नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 लाख के 1 लाख आप डालो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और 15,000 रुपए एक अलग से फंड रख लो सिर्फ आईपीओ भरने के लिए। आईपीओ से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके जब आपको उसका टेस्ट आएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट स्टॉक में कैसा आप रिटर्न जो है वो बना सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि हर इंसान जो है ना वो ट्रेडर नहीं बन सकता, हर इंसान जो है वो अपने जो चार्ट की एनालिसिस है वो नहीं कर सकता, हर इंसान जो है वो रिस्क को इमोशनली हैंडल नहीं कर सकता। और इसी वजह से लाखों इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स का रास्ता जो है एक फैंटास्टिक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है, लोग म्यूचुअल फंड्स को फाइनेंशियल प्लानिंग समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूचुअल फंड्स एक प्रोडक्ट है, एफडीज एक प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, और डायरेक्ट इक्विटीज भी एक प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही हो रही है। प्रोडक्ट्स एक अलग चीज है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक अलग चीज है। प्रोडक्ट्स जो है ना वो फाइनेंशियल प्लानिंग का सब पार्ट्स होते हैं, बट फाइनेंशियल प्लानिंग एक ब्रॉडर चीज होती है। आज मार्केट के अंदर ना दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं और दूसरा जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। प्रोडक्ट सेलर बोलेगा सर ये वाला फंड ले लो, सर इस वाले फंड के अंदर एसआईपी कर लो। लेकिन फाइनेंशियल प्लानर क्या बोलेगा, सर फंड्स की बात तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आपको आज हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो आपके पास क्या कुछ इमरजेंसी पैसा है? क्या आपने अपनी इंश्योरेंस करवा रखी है? अगर जो अर्निंग मेंबर है उसको अगर कल को कुछ हो जाए, तो क्या उसके घर वालों के पास इतना फंड्स है कि वो अपने 6 महीने, साल भर, 2 साल की या अपनी जिंदगी जो है वो उस पैसे से निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर आज कुछ अर्निंग मेंबर को हो जाता है, तो जो अगर आपके बच्चे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे कौन देखेगा? कहाँ से उसकी पढ़ाई के लिए पैसा आएगा? 10-15 साल बाद आपकी अगर रिटायरमेंट है, तो क्या आपने उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है? सिर्फ म्यूचुअल फंड्स बेचना, ये ले लो, ये ले लो, ये एसआईपी कर लो, ये सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। और अगर आप लोग इस वीडियो को सीरियसली समझ रहे हो ना, तो आप जाके अपने जो एक्सपर्ट्स, जितने लोगों ने एक्सपर्ट राय दी है ना कि कुछ लाखों कुछ हजारों कमाना है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर आओ, लेकिन अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाओ। भाई साहब एक बार उनसे पूछ लेना, क्या उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है? क्या उन्होंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है? क्या उन्होंने अपनी टर्म इंश्योरेंस ले रखी है? क्या उन्होंने, अगर चलो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी टाइप के कुछ एडवाइजर भी है, तो क्या उन्होंने अपने क्लाइंट्स को ये चीजें कभी पिच करी है? और जब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करते हो ना, एक साथ एक बास्केट बनाते हो, तब होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप वेल्थ क्रिएशन नहीं होता, फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप होता है प्रोटेक्शन। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद आती है इमरजेंसी फंड, और फिर आती है गोल प्लानिंग। ये चारों चीजें आपकी गोल प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद आती है वेल्थ क्रिएशन। अगर आज किसी के पास 50 लाख का म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है ना, लेकिन उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो वो बहुत बेकार फाइनेंशियल प्लानिंग है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं हार्श वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत बेकार फाइनेंशियल प्लानिंग है। क्योंकि आज अगर उसको, जो मतलब किसी भी फैमिली मेंबर को अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया ना, तो आज की डेट में ना 5-10 लाख का बिल तो कहीं भी नहीं गया। और उस टाइम क्या होगा, ना कोई इमरजेंसी फंड है, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा सीधा ये म्यूचुअल फंड की रिडेम्पशन से। तो क्या कर लोगे आप वेल्थ क्रिएट करके? जब एक बिल जो आया ना 3-4 दिन के लिए, वो बिल जो है आपकी 10 लाख की कॉर्पस जो है वो खा गया। आपने धीरे धीरे करके 15 सालों के अंदर 50 लाख रुपए, या 10 सालों के अंदर 50 लाख इकट्ठा करा, एक दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर ना वो 10 लाख उसमें से उड़ा के ले गया। कितनी प्रोटेक्ट कर लोगे आप? कितना वेल्थ क्रिएट कर लोगे? और इसी टाइप से अगर 1-2 बार किसी का कुछ हो गया ना, तो सारी वेल्थ क्रिएशन जो है ना वो धरी की धरी रह जाएगी। तो आपने इतनी टाइम जो 10 साल या 15 साल बिताए हैं वेल्थ क्रिएट करने में, वो किसके लिए वो आपने पैसा इकट्ठा करा था? हॉस्पिटल वालों को देने के लिए नहीं ना, अपने लिए रखा था ना, कि मेरे को कल को
और 5-10 साल बाद मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो जब उसकी ज़रूरत के लिए आपके पास एटलीस्ट वो प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए ना, कि आप उसको बचा के रख सको। उसको 20 साल तक खींच के तो ले जाओ, तब तो वो आपको 20 साल बाद जो है वो उसका यूज आप कर सकते हो। ऐसे ही किसी के पास अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, लेकिन उसके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है और वो अच्छा खासा कमा रहा है, उनकी 20 लाख रुपए साल की अगर इनकम है, 18 लाख रुपए साल की इनकम है, कल को उसको रोड एक्सीडेंट में कुछ हो गया या किसी भी वजह से उनकी मतलब डेथ हो गई, तो अर्निंग मेंबर की डेथ होने के बाद वो 20 लाख रुपए जो आप साल का कमा रहे थे ना, उसके हिसाब से खर्चे हो जाते हैं। यानी कि 5 साल के अंदर वो पैसा आपका जो 1 करोड़ का अगर आपने इकट्ठा कॉर्पस कर रखा है ना, वो यूं खत्म होगा यूं, और पता भी नहीं चलेगा। और अभी फ्यूचर के अंदर ना खर्चे बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। तो उसके लिए भी आपको एक टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए, ताकि जो अर्निंग मेंबर है वो उनके जाने के बाद एटलीस्ट आपके पास कुछ कॉर्पस हो, जिससे आप अपने आज के टाइम में ना कोई रिश्तेदार आगे नहीं आता, कोई चाचा नहीं आएगा, कोई मामा नहीं आएगा, कोई ताया नहीं आएगा, कोई फूफा बुआ नहीं, कोई नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ एक रिश्तेदार, और वो है पैसा। तो इसलिए मेरा समझाने का मतलब ये है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड ही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं। जो लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट से दूर रहो, म्यूचुअल फंड्स में जाओ, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर म्यूचुअल फंड्स पैसा कहाँ लगाते हैं? म्यूचुअल फंड्स भी रिलायंस खरीदता है, म्यूचुअल फंड्स भी एचडीएफसी बैंक खरीदता है, म्यूचुअल फंड्स भी इन्फोसिस के अंदर पैसा लगाता है, म्यूचुअल फंड्स भी भारत की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर स्टॉक मार्केट ही प्रॉब्लम है, तो म्यूचुअल फंड्स पैसा कैसे बना रहा है? सच तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटीज दोनों दुश्मन नहीं है, वो दोनों एक ही इकोसिस्टम का पार्ट है। सिर्फ फर्क इतना है कि डायरेक्ट इक्विटीज में आप अपने दिमाग से या आप अपनी एनालिसिस करने के बाद जो है कोई स्टॉक लेते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है कि आपने फंड मैनेजर जो है रखा हुआ है, और वो जो है आपके हिसाब से पैसा ले, वो जो है आपके बिहाफ पे उसमें पैसे के अंदर इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करेगा। अब इसे दो तरीके से समझ सकते हो कि गाड़ी तो एक ही है, पैसा तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर ही जाएगा, लेकिन दो तरीके हैं उस गाड़ी को चलाने के, या तो आप खुद ड्राइव कर लो या आप आगे ड्राइवर रख लो। तो जो म्यूचुअल फंड्स है ना, वो ये है कि आपने आगे ड्राइवर रख लिया, और डायरेक्ट इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप अपनी गाड़ी को जो है वो खुद ड्राइव कर रहे हैं। अब आते हैं ट्रेडिंग की बात पर। क्या ट्रेडिंग रिस्की है? बिल्कुल है। क्या ऑप्शंस रिस्की है? 100% है। क्या इसमें लोग पैसा गवा सकते हैं? बिल्कुल गवा सकते हैं, इनफैक्ट गवाते भी हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग ही बेकार है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। और मैं ये सब चीजें जो है ना कोई किताब पढ़कर नहीं बोल रहा, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे 10 साल हो गए हैं डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर काम करते हुए। मुझे पता है कि मार्केट जो है ना वो कितनी डेंजरस है। मैं खुद डायरेक्ट मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड्स भी लेता हूँ, लेकिन मैं जो है ना, मैं रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग के फेवर में हूँ, इररिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग को सजेस्ट नहीं करता। अब मैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ, और वो ये है कि प्रॉब्लम स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्रॉब्लम की स्टार्टिंग होती है जब हम ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग समझने लगते हैं और इन्वेस्टिंग को बाद में गैम्बलिंग समझ लेते हैं। और जो महाराष्ट्र में हुआ ना, उससे हमें क्या लेसन लेना चाहिए कि लोन लेकर कभी भी ट्रेडिंग मत करो, लाइफ सेविंग्स को ऑप्शंस में मत डालो, रिकवरी ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी मत करो, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मत करो, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। ये है लेसन। लेसन ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट ही पूरी गलत है। अगर आप मुझसे पूछो ना कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में से कौन सा बेटर है, मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया था, और मैं अभी भी बोलूंगा कि दोनों। अगर आप पूछते हो कि ट्रेडिंग अच्छी है या बुरी, मैं करूंगा डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से ट्रेडिंग जो है वो कर रहे हो, आप ट्रेड्स कैसे ढूंढ रहे हो, आप अपनी एनालिसिस से ढूंढ रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स आपने देख लिया, वहां पर टिप्स मिल गई, टेलीग्राम पर कहीं से टिप्स देख ली, या फिर अपने न्यूज चैनल खोल के देख लिया और वहां से आप स्टॉक्स को जो है जो रिकमेंड किए जा रहे हैं वहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से ट्रेडिंग जो है, अपने ट्रेड जो है वो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिर, तो मेरा जवाब होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो, फेल तो म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, फेल तो स्टॉक मार्केट भी हो सकती है, और ट्रेडिंग तो फेल हो ही जाएगी। मार्केट ना तो अच्छा है ना बुरा, मार्केट सिर्फ एक टूल है, और उस टूल का यूज जो है उसे यूज करने वाले के ऊपर होता है कि वो उसे किस टाइप से यूज कर रहा है। अब एक बात बताओ, जो 1,80,00,000 का लॉस हुआ वो एक दिन में तो नहीं हुआ ना। पहले 5,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, फिर 10,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, फिर धीरे धीरे करके वो लॉस में बना होगा, फिर लॉस जो है वो पहले 5,000 का लॉस तक पहुंचा, वो धीरे धीरे करके 1,00,000 का लॉस हुआ, वो उस 1,00,000 के लॉस पर नहीं रुका, वो बढ़ गया, उसने 2,00,000 का करा, 5,00,000 का करा, मार्केट से पैसा उठा लिया, अब वो धीरे धीरे करके वो 1,80,00,000 के लॉस तक गया ना। तो ये रुकना कहाँ था? ये खुद का पर्सनल डिसीजन होता है। जब मुझे पता है कि भाई मेरे चीज कोई नहीं समझ आ रही, मुझे मान लो मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सकता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से कर सकता हूँ, तो भाई एक जगह पर जाओ ना, अपने आप को एक
लेवल पर लाकर उसको देख लो, उसको एनालाइज करो, उसको समझो कि भाई मेरे से ये चीज नहीं हो रही। उनके साथ क्या हुआ होगा, उनको किसी एबीसी ब्रोकर ने उनको फोन किया होगा, जी हाँ जी हम आपका डीमेट अकाउंट खुलवा देते हैं, आपका हम ट्रेडिंग करवाएंगे, हम आपको टिप्स देंगे, और उसके हिसाब से बंदे ने जो है इन्वेस्टमेंट करनी चालू करी, वो लॉस पे लॉस पे लॉस बढ़ता गया और वो वहां पे जाके इस नौबत तक जो है वो पहुंच गए। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपका क्या मानना है कि प्रॉब्लम ट्रेडिंग है या गलत रिस्क मैनेजमेंट। और अगर आप लोग पहले से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस ले रखी है, फाइनेंशियल प्लानिंग का रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी किसी भी टाइप की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सर्विसेज जो है वो चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार राजा आपसे लेता हूं इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।